हेलो एवरीवन, वेलकम टू नालंदा आईएएस एकेडमी। और चलिए करते हैं एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर 3 क्लास 7th। तो ये है हमारी बदलती पृथ्वी। अब हमारी बदलती पृथ्वी में क्या हो रहा है, तो चलिए ज़रा देखते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले एक एक्टिविटी आपको बताई हुई है कि एक रंगीन कागज़ की छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर को तिपाई पर रखकर गर्म करें। जब गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज़ की गोली भी ऊपर उठती है और ठंडे पानी की परतों के साथ नीचे जाती है। ठीक है। ओके। तो पृथ्वी के अंदर भी जो है ना आपका, आप देखेंगे जैसे गोला है वो ऊपर जा रहा है, नीचे ऐसे करके सर्कुलर मोशन में जाता है। इसी तरह से पृथ्वी के अंदर भी क्या है, तो पिघला हुआ मैग्मा इसी प्रकार से गति कर रहा है। ओके। तो अब ये अगर मैग्मा जो पृथ्वी के अंदर है वो इस तरह से गति कर रहा है तो उससे होगा क्या, तो जी इसकी जो आपकी जो पृथ्वी है कुछ प्लेट्स पे है वो ऐसे करके सरक रही है और उसकी वजह से आपका होता क्या है, तो पृथ्वी में कुछ आंतरिक जो है परिवर्तन भी हो रहे होते हैं। तो चलिए ज़रा देखते हैं इस चैप्टर में क्या बता रहे हैं। तो स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। आपका जो स्थल मंडल है वो अनेक प्लेटों में विभाजित है। इन्हें हम कहते क्या है, इन्हें हम कहते हैं स्थल मंडलीय प्लेट। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा क्या कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। जो प्लेट है ना, ये ऐसे तरह से, इस तरह से सर्कुलर मोशन में इस तरह से मूव कर रही है। हर साल प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग जो है ये मूव करती है। तो पृथ्वी के अंदर जो पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है। हो क्यों रहा है कि इसमें की प्लेट में ये गति क्यों है, क्योंकि उसके अंदर जो मैग्मा है ना वो इस तरह से मूव कर रहा है, इस वजह से आपकी प्लेट जो है वो मूव कर रही है। तो पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है, सर्कुलर मोशन में घूमता है, जैसे कि अभी आपको ये बीकर वाले इसमें क्रियाकलाप में दिखाया गया है। ठीक है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। अब अंदर जो इस तरह से कुछ घूम रहा है जिसके से प्लेट्स ऐसे मूव कर रही हैं, तो क्या होगा, आपके ऊपर वाली सतह पर भी, पृथ्वी पे भी क्या होगा, कुछ चेंजेस आपको देखने के मिलेंगे। तो पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न हो रही हैं। तो ये जो बल है ना पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो घटित हो रहा है, ये जो बल लग रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, अंदर की तरफ से बल लग रहा है तो एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतर्जनित बल, एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। और जो पृथ्वी पर ना बाहर की तरफ से फोर्स लग रही है, बाहर की तरफ से बल लग रहा है, उसे क्या कहते हैं, बहिर्जनिक फोर्स या एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक है। अंदर से एंडोजेनिक, बाहर से एक्सोजेनिक फोर्स। अंतर्जनित बल कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, मतलब अचानक से कोई गति आती है तो ये कभी तो ये बहुत धीमी गति से होता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या दें, जैसे कि भूकंप और ज्वालामुखी, ये जो है आकस्मिक है, मतलब अचानक से आते हैं। आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर बहुत ज़्यादा ये आपको क्या करते हैं, हानि भी पहुंचाते हैं। अब देखिए, हमने यहाँ पर क्या बात की कि पृथ्वी में कुछ आंतरिक परिवर्तन हो रहे हैं, कुछ मतलब अंदर से बल लग रहा है, कुछ बाहर से बल लग रहा है। अब इसमें जो इसके जैसे होता है क्या, तो पृथ्वी में गति होती है, तो जो अंतर्जनित बल है और जो बहिर्जनित बल है, इसमें इसके क्या क्या पार्ट से जरा देख लें, मतलब क्या क्या किस किस से ये बल लगता है। तो आकस्मिक बल अगर अंतर्जनित लगेगा ना तो वो भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन होगा। ठीक है। और पटल विरूपण जो बल है उससे क्या होगा, तो पर्वत निर्माण बल होता है। मतलब आपका जो इस तरह से माउंटेन्स ऊपर उठ के बनेंगे, जो दो प्लेट्स हैं ये आपस में टकराएंगी और ऐसे ऊपर उठेंगी तो आपका पर्वत का निर्माण होगा। तो यही कह रहे हैं पर्वत निर्माणकारी बल। ओके। अब अगर हम बहिर्जनित बल की बात करें तो बहिर्जनित बल क्या होंगे, या तो अपर्दन होगा या निक्षेपण होगा, मतलब कहीं से उखाड़ देंगी या और कहीं पर इसे जमा कर देंगी। अब ये करेगा कौन, तो या तो नदी करती है, यानी कि बहता हुआ जल करेगा, नदी करेगी, पवन करेगी, समुद्री तरंग भी ये कर सकती है और हिमनद करेंगी। तो ये क्या है, ये बाहर से फोर्सेस लगती हैं। ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हो। अब चलते हैं स्थल मंडलीय प्लेट की तरफ बात करते हैं। तो भूपर्पटी में ना अनेक बड़ी और छोटी, कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं। ठीक है। तो जिन पर महाद्वीप और महासागर की सतह टिकी हुई हैं। अब हम कह रहे हैं ना प्लेट है, प्लेट है, प्लेट है, लेकिन कौन सी प्लेट है ये भी जरा देख ले। तो ये आपकी स्थलमंडलीय प्लेट है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलते हैं आगे। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक से बाहर आते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर बात की गई है एंडो यानी कि अंत, और एक्सो मतलब हमने क्या कहा था, बाहरी। एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक वर्ड की उत्पत्ति ऐसे हुई है। ठीक है। अब यहाँ इन्होंने क्या कह दिया है कि जैसे यहाँ से ज्वालामुखी का जो मैग्मा है ना, ये यहाँ से बाहर आता है और यहाँ से फट के बाहर निकलता है। तो यहाँ से गैसें निकलती हैं, राख निकलती है, और ये जहाँ से ये मुहाना जहाँ से निकला है उसे कहते हैं क्रेटर। जहाँ से ये बाहर आ रहा है ना, इस नली को कहते हैं निकास यानी कि वेंट।
और ये जो आपका बाहर आया है ये क्या है, ये है आपका लावा। क्या है, लावा। ओके, तो ये है कहाँ पे देखेंगे आप, ये मेंटल और परपटी के बीच, यहाँ पर ये इस बीच में, यहाँ पर इन प्लेट्स के बीच में मैग्मा आपका जमा हुआ है, जो कि धीरे धीरे प्रेशर लगने की वजह से बाहर आता है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो यही कह रहे हैं कि ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक से निकलते हैं। अब ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक बर्तन लें, उसे जल से भरकर ढक्कन से बंद कर दें और जल गर्म करने के लिए रख दें। ठीक है, ढक्कन बंद करके रख दोगे आप। ठीक है, अब ये जो बंद करके आपने रखा ना, उसके ऊपर कुछ मटर, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दें। आप क्या देखोगे कि जैसे ही जल में उबाल आता है ना, ढक्कन भी हिलने लगता है। ठीक है, जल में उबाल आएगा, ढक्कन हिलेगा, और ढक्कन के हिलने से क्या होगा, जो वस्तुएं उसके ऊपर रखी हैं वो उसमें भी कंपन होने लग जाता है। तो दाने नीचे आते हैं क्योंकि दाने हल्के हैं, और चम्मच के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होगी। इसी भांति जब भूकंप आता है ना, तो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होते हैं। मतलब पृथ्वी के अंदर इतनी गर्मी, इतना ताप है, जिसकी वजह से वो सब उबल रहा होता है, और उबलता है तो उसके ऊपर भी शेकिंग होती है और छोटी छोटी चीज़ें इधर उधर गिर जाती हैं। तो आई होप आपको एग्जाम्पल अच्छा लगा हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से भूकंप समझाया जा सकता है बच्चों को। चलते हैं आगे और क्या बात करते हैं कि इस प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर, मतलब आपकी जो स्थल मंडल की जो प्लेट्स हैं वो क्या करती हैं, गति करती हैं, पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। ठीक है, यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकती है। इस कंपन को हम क्या कहते हैं, ये जो पृथ्वी आपकी कापी है ना स्थल के प्लेट के मूवमेंट की वजह से, उसे हम कहते हैं भूकंप। अब ये जो भूपर्पटी के नीचे जहां से ये आपका उत्पन्न हुआ है उसे कहते हैं उद्गम केंद्र। क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र। यहाँ से ये उत्पन्न हुआ इसे कहते हैं उद्गम केंद्र, जहाँ से उठा है। और ऊपर जहाँ पर ये सबसे पहले यहाँ पर ये जो फील होगा ना, ये होता है इसका अधिकेंद्र। क्या होता है, अधिकेंद्र। तो उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को हम क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। ठीक है, और अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होगी, मतलब इसके आसपास के एरिया में ज्यादा होती है, और जितना दूर जाता जाएगा उसको उतना इसका प्रभाव कम होता जाएगा। ठीक है, तो तीव्रता धीरे धीरे आगे जाके कम हो जाती है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। अब भूकंप जो है ना, ये तरंगों में आता है। तो ये जो भूकंपीय तरंगे हैं, इनको हम तीन प्रकार से देखते हैं। तीन प्रकार की होती हैं तरंगे। एक तो है पी तरंगे, या जिनको अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। दूसरी है एस तरंगे, जिसे अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। और तीसरी है एल तरंगे, जिनको पृष्ठीय तरंगे भी कहा जाता है। इन तरंगों के गुणधर्म विश्व कोश से ज्ञात करने पर हमें प्रयास कीजिए कि विश्व कोश में इनको क्या कहा जाता है, क्या क्या कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं। हमने भूकंप की बात कर ली, इसकी वेव्स की बात कर ली, तरंगों की बात कर ली। भूकंप का जो सबसे विनाशकारी रूप हम हाल फिलहाल में देखते हैं, तो वो हमारे गुजरात के भूकंप का विनाशकारी रूप इन्होंने यहाँ पर आपको दिखाया है। कह रहे हैं कि यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। जिस भी एरिया में आए उसको वैकेंट कर दे तो लोगों को कम नुकसान होगा, है ना, जान माल की कम हानि होगी। तो स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं। जैसे जानवरों का व्यवहार उस टाइम पर बदल जाता है। जानवरों के व्यवहार को अगर आप अध्ययन करें तो आपको पता चल सकता है कि भूकंप आने वाला है। तालाब में मछलियों में उत्तेजना आ जाती है। सांप जो है ना निकल के बाहर आ जाते हैं, धरातल पर आ जाते हैं। तो ये सब निशानियां होती हैं कि भूकंप आने वाला है। तो भुज में जो आपको भूकंप के झटके आए थे 26 जनवरी 2001 को, तो भुज शहर में ये रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला था। अब ये रिक्टर स्केल क्या है तो इन्होंने यहीं पर आपको साथ में बता दिया। तो चलिए ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप रिक्टर स्केल देखें। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं तो भूकंप लेखी कहते हैं। क्या कहते हैं, भूकंप लेखी। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है कि कितने इंटेंसिटी का था। तो इसको हम किस पे मापते हैं, तो इसको मापते हैं रिक्टर स्केल पे। जिस भूकंप की तीव्रता ना 2.0 या इससे कम होती है उसका कोई प्रभाव, मतलब ना के बराबर प्रभाव होता है। लेकिन जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है वे वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। ठीक है, और 6 मतलब जिस भूकंप की तीव्रता 6 अथवा उससे अधिक होती है ना, वो बहुत शक्तिशाली और बहुत तीव्र होता है। और जिसकी तीव्रता 7 या इससे अधिक है तो वो क्या होगा, वो तो सर्वाधिक शक्तिशाली, वो तो महाविनाशकारी हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको रिक्टर स्केल, भूकंप लेखी समझ में आया हो। अब एक बार जरा भूकंप के जो भुज में आया था उसके बारे में देख लेते हैं। तो 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। तो चारकोल और अंगूठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों से इससे आग लग गई थी। स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत हो गई थी की आशंका थी। भुज की तबाही मतलब फोन लाइन, जल पाइप लाइनें, विद्युत स्टेशन और संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गई थी।
भूकंप के 3 दिन बाद ही हर व्यक्ति एक भोजन, कंबल, दवाएं आदि ना पहुंचने के कारण हालत काफ़ी चिंताजनक हो गई थी। मतलब 3 दिन तक वहाँ तक हम नहीं पहुंचा पाए थे, सबके पास नहीं पहुंची थी सहायता। और ये 6 में क्या कह रहे हैं, तो भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रपति ने वहां पर आपातकाल की स्थिति की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील थी कि गुजरात शहर ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी थी कि आप हमारी हेल्प करें, क्योंकि ये बहुत ही भीषण था। ओके, ठीक है जी, चलते हैं आगे। और कह रहे हैं कि भूकंप से बचाव की तैयारी क्या करें, तो भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें। आपको कह रहे हैं सुरक्षित स्थान पर आश्रय लेना चाहिए, रसोई के काउंटर, मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में लेना चाहिए। किन से दूर रहना चाहिए, तो आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास, टूट सकने वाली खिड़की, दर्पण, तस्वीर फ्रेम से दूर रहें। और पहले से तैयार कैसे रह सकते हैं, तो अपने दोस्तों और पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास के साथ करें कि हम ज़रूर बचेंगे, और अपना और अपने आसपास के करीबियों का ध्यान रखें। ओके, तो जब हमने भूकंप की बात कर ली कि हाँ भाई आपका जो प्लेट्स हैं उनमें मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है, तो भूकंप आ रहे हैं, और भूकंप में क्या करना चाहिए, भूकंप आया तो क्या हुआ था, ये सारी बातें तो हम कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि मुख्य स्थलाकृतियां आपको क्या क्या देखने को मिलेंगी। तो देखिए हमने क्या देखा कि जब बाहर से कोई फोर्स लगता है तो वो कहीं पर जाके अपक्षय करेगा, और कहीं पर जाके मतलब अपर्दन करेगा, और उसको कहीं अपक्षय करेगा, और कहीं पर जाके जमा कर देगा। यही देखा था हमने। तो चलिए ज़रा देखते हैं कि क्या क्या होता है इन सब चीज़ों से। तो अपक्षय और अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है, घटती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है, मतलब शैलें टूटेंगी तो एक जगह से दूसरी जाएंगी, तो ये क्या है, अपक्षय है। तो भूदृश्य पर जल, पवन, हिम, ये 3 घटक हैं। जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को हम क्या कहते हैं, वो अपर्दन कहते हैं। या तो जल करेगा, बहा के कहीं ले जाएगा, पवन कर सकती है कि उड़ा देगी, और तीसरा हिम जो है वो भी करता है, आपका क्या करता है कि चीज़ों को धकेलता है। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। हमें बिल्कुल पता है वायु और जल क्या करते हैं, तो वायु और जल जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चीज़ों को ले जाते हैं, और इसका परिणाम क्या होता है, तो इसके फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपण हो जाता है ना, एक स्थान से चीज़ें खत्म होंगी। और अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं, मतलब एक जगह से अपक्षय करेंगे, दूसरी जगह पे जमा कर देंगे। ओके ओके, ठीक है। यहाँ ना आपको साइड पे एक बात बताई गई है। क्या आप जानते हैं कि विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो है दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात। कौन सा है, एंजल जलप्रपात। अन्य जलप्रपात जो काफी फेमस है ना वो है यूएस और कनाडा, उत्तर अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर कौन सा फॉल है, नियाग्रा फॉल। और अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है विक्टोरिया फॉल। जाम्बिया जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर है विक्टोरिया, और यूएस कनाडा के बॉर्डर पे है नियाग्रा, और एक तीसरा इन्होंने आपको फॉल बताया है दक्षिण अमेरिका का एंजल फॉल। तो ये 3 आपको इन्होंने फॉल आपको यहाँ पर बताए हैं। अब हम देखते हैं कि नदी क्या करती है। तो नदी क्या करती है, नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। आपको पता है ऐसे करके जैसे बहेगी तो ऐसे करके मिट्टी उड़ाती हुई ले जाएगी। जब नदी क्या होता है कि किसी खड़ी डाल से ऐसे करके नीचे गिरेगी ना, तो खड़ी डाल से जब ये नीचे गिरती है तो ये क्या करेगी, अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी से नीचे गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। क्या बनाती है, सीधे ऐसे खड़ी थी ऐसे करके नीचे गिरी तो ये क्या बनाएगी, जलप्रपात बनाएगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये कठोर शैल है, ये जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृत शैल है। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे बात करते हैं। एक तो चलिए जी जलप्रपात बना दिया, दूसरा क्या है, जब नदी मैदान क्षेत्र में प्रवेश करती है ना तो ये मोड़दार ऐसे करके चलती है, मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को हम क्या कहते हैं, विसर्प, सर्प की तरह ऐसे करके चलती है ना, इसलिए इसे क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन होता रहता है। ठीक है, अपर्दन होता रहता है और मतलब कहीं से काटेगी और कहीं जमा करेगी तो निक्षेपण भी शुरू हो जाता है। तो विसर्प लूप के सिरे कई बार निकट आते जाते हैं। समय के साथ क्या होता है ना, विसर्प लूप बाहर आ जाता है। तो विसर्प जब ये बाहर आते हैं तो चाप झील या फिर गोखुर झील जिसे कहते हैं वो बनती है। क्या बनती है, चाप झील। ये देख रहे हैं ये इस तरीके से, मतलब ऐसे था फिर ये धीरे धीरे ऐसे 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 होता होता है, मतलब ये वाला हिस्सा इसका कट गया। ओके, तो ये जो बनाता है कट के जो अलग हुआ है तो ये होती है चाप झील। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर जाने लगती है, मतलब जो इसका कोस्ट है उससे बाहर निकल जाएगी। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। अगर अपने क्षेत्र को छोड़ के और ज़्यादा बाहर बहेगी तो क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी और अन्य पदार्थ निक्षेपण हो जाता है ना।
जैसे आपका ये जो बिहार, यूपी, स्पेशली मैं कहूँगी कि बिहार में बहुत ज़्यादा आप देखते हैं बाढ़ आती है। तो बाढ़ की वजह से क्या होता है, महीन मिट्टी जो भी अपने साथ नदी लेकर आती है वो वहाँ छोड़ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ भूमि काफ़ी उपजाऊ है, इसलिए आपको तरह तरह के पेड़ पौधे और फल सब्जियाँ आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो बाढ़ के बहुत नुकसान है तो बहुत फ़ायदे भी आपको देखने को मिलते हैं कि मिट्टी वहाँ पर हर साल बदलती रहती है। तो समय के साथ विसर्प लूप बनी। ठीक है, आगे हमने क्या देखा कि फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ गई। ठीक है, बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी और अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो मिट्टी है, निक्षेपण है, इसे हम क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। और अब ये जो अवसाद है ये होता क्या है, इसमें समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है और नदी के स्थित तटों को तटबंध कहते हैं। तो ये जो ऊपर उथला वाला है इसे क्या कहते हैं? तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है। पहले तो बहुत तेज बह रही थी और एंड तक आते आते इसके पास पानी बहुत कम रह जाता है, तो इसका फ्लो बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए ये जो फ्लो जो कम है तो क्या होगा, नदी क्या करेगी, अनेक धाराओं में बढ़ जाती है। किसमें होती है? ऐसे करके अनेक धाराओं में बढ़ जाती है जब ये गिरने वाली होती है समुद्र में। मतलब कहीं पर भी जब ये गिरने वाली होगी तो इनको ये जो इस तरह से बटी है ना, इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं वितरिका। क्या कहते हैं? वितरिका, डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है ना कि अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। जो भी इसके साथ सेडिमेंट्स है ना वो उनको वहाँ पर छोड़ देगी और प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करते हैं। मतलब जिसको जहाँ से रास्ता मिल रहा है वहीं से जाके वो गिर जाएगी और सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से क्या बनता है? डेल्टा बनता है। डेल्टा काफ़ी फर्टाइल होता है। अब ये कह रहे हैं कि विश्व की कुछ नदियों के नाम बताओ जो डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो क्या आपको डेल्टा, वितरिका ये चीज़ें समझ में आई? विसर्प के बाद हमने की थी चाप झील। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो ये किससे हुआ? अपर्दन करके लाइन कहीं पे इकट्ठा किया जिसकी वजह से हो रहा है। अब आपका ये जो समुद्र की तरंगे है ना, ये भी क्या करती हैं? ये भी आपका अपर्दन करती हैं। अपर्दन करेंगी, कहीं पे कुछ जमा करेंगी। तो ये क्या बनाती हैं? चलिए ज़रा देखते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए पहाड़ है। ठीक है, पहाड़ में इस तरह की गुफा बनी हुई है। तो जब ये सबसे पहले तो ये इस वाले को लेंगे। ये गुफा बनी हुई है छोटी सी, मतलब यहाँ से तरंगे आई, यहाँ पर इसे मार रही है जिससे ये गुफा क्रिएट हो गई। जब ये गुफा बिल्कुल आर पार हो जाती है तो इसे कहते हैं तटीय मेहराब। ओके, अब ये और ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो इसे आर्क कहते हैं। जब इसकी पूरी छत ही उड़ गई यहाँ से, जैसे मान लीजिए पूरी छत ही सब कुछ उड़ गया, तो इसे कहते हैं, ये जो पिलर की तरह खड़ा है इसे कहते हैं स्टेक। क्या कहते हैं? स्टेक। तो चलिए ज़रा देखते हैं कि ये क्या क्या है, समुद्र तरंग ने क्या क्या किया है। तो समुद्र की तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियों बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तटीय स्थल, मतलब बनाएंगे, जो भी बनाएंगे वो तट पे बनाएंगे। तो समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती हैं। शैलों से जब ये टकराएंगी जिससे दरार होगी, दरार विकसित होगी, दरार धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी, चौड़ी होती जाएगी और इनसे क्या बनेगी? जब दरार चौड़ी होगी तो बन गई समुद्री गुफा। ये बन गई। ठीक है, इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर केवल छत ही बचती है। मतलब देख रहे हैं ये छत बची हुई है, ये अंदर ये पूरा आर पार हो गया है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं तटीय मेहराब। पूरा सब कुछ गायब हो गया, तटीय मेहराब बन गया। लगातार अपर्दन से छत को भी तोड़ देती है तो फिर केवल दीवार बचती है और दीवार को हम क्या कहते हैं? हम दीवार को कहते हैं स्टेक। क्या कहते हैं? ये वाला स्टेक। ओके, ठीक है। समुद्री जल के ऊपर लगातार ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृंगु कहते हैं। क्या कहते हैं? दोबारा रिपीट कर रही हूँ। समुद्री जल के ऊपर लगातार ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को हम क्या कहते हैं? मतलब ऊंचे ऊंचे जो आपके शैल के तट हैं उनको कहते हैं समुद्र भृगु। क्या कहते हैं? समुद्र भृगु। और समुद्री तरंगे के किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। किनका निर्माण करती हैं? अवसाद जमा करती रहेंगी एक लाइन से ऐसे जो बनाएंगे तो उसे कहते हैं समुद्री पुलिन। ओके, तो आई होप आपको समुद्र पुलिन, समुद्र भृगु समझ में आया हो। बात करते हैं हिमनद के कार्य की। हिमनद क्या करेगी? देखिए, जल का देख लिया और हमने तरंगों का देख लिया। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं? हिमनद देख रहे हैं। हिमनद क्या करेगी? तो हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। बिल्कुल सही बात है। हिमनद क्या करती है ना, अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश में मिट्टी और पत्थर को अपर्दित करती है। नीचे से ना ऐसे काट रही होती है और जब ये अपर्दित कर देगी तो होगा क्या? गोलाश में मिट्टी और पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती है। मतलब वहाँ की जो भूमि है ना उसका अपर्दन करेगी। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण कर देता है तो वहाँ पर क्या होगा? गड्ढे बन जाएंगे। तो जब ये गड्ढे बने तो पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में पानी जमा हो जाएगा। बर्फ था, देखिए ध्यान दीजिए, हिमानी थी, पहले उसने ज़मीन को काटा, काटते काटते बड़ा किया, जब उसमें से बर्फ पिघली तो उसमें पानी जमा हो गया और जब इस तरह से पानी जमा होता है तो एक सुंदर झील का निर्माण हो जाता है। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे कि छोटे बड़े शैल, रेत या तलछट मिट्टी जो है ना, ये निक्षेपित होती जाती है और ये निक्षेप क्या होते हैं? तो ये हिमनद हिमोड़ कहते हैं।
हिमनद हिमोड़ का निर्माण करती है, जो भी छोटे छोटे बड़े बड़े शेल लेके आएगी, रेत लेके आएगी, तो ये कह रहे हैं कि जब लेके आती है और जमा करती है तो उसको क्या कहते हैं, हिमोड़ कहते हैं। ओके, तो यहाँ हमने हिमनद से हिमोड़ और झीलों को देखा। बाकी आगे की क्लास में ना आपको बहुत सी चीज़ें 11th में तो सारी चीज़ें दिखाएंगे कि ये आपके पानी और समुद्री तरंगें और क्या क्या बनाती है, और बहुत अच्छे से बताया गया है। लेकिन पहले मैं चाहती हूँ कि हम 6 to 10 की एनसीईआरटी को कवर कर लें। बात करते हैं पवन की। पवन क्या करेगी, तो कह रहे हैं कि क्या आपने रेगिस्तान देखा है, बालू टिब्बे के कुछ एक चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए कि बालू के टिब्बे कैसे होते हैं। तो देखिए, रेगिस्तान में पवन जो है ना अपर्दन और निक्षेपण का प्रमुख कार्य करते हैं, मतलब कहीं से अपर्दन करेगी और कहीं पर जाके निक्षेपण कर देगी। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार का शेल देखते हैं, मतलब छतरी जैसा शेल के देख सकते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, तो जिन्हें कहते हैं छत्रक शेल। ये इस तरीके से, इस तरह से। ओके, पवन शेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए ये इस तरीके से है, ऐसे। ओके, ऊपर से ज़्यादा ना इसने यहाँ वाले भाग को काट दिया है, तो ऊपर से ज़्यादा नीचे के भाग को काटने की वजह से क्या होता है, वो छतरी जैसा हो जाता है। तो निचले भाग को आसानी से काटते, इसलिए ऐसी शेल के आधार संकीर्ण होते हैं और शीर्ष विस्तृत होता है। ओके, पवन चलने पर ये अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है ना, तो ये रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बना देती है। ठीक है, ये आपको लगेगा छोटी पहाड़ी बन गई है, और वो जो पहाड़ी, मतलब जैसे यहाँ से रेत काट के ले गई, कहीं पर जैसे इस तरह से जमा कर दिया, तो ये क्या होंगे, ये बालू टिब्बे कहे जाते हैं। बालूकण बहुत महीन और हल्के होते हैं, जो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर तक ले जा सकती है ना। जब ये बालूकण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाए तो इन्हें क्या कहते हैं, लोएस। मतलब जब ये इस तरह से बड़े बड़े ऐसी तरह बनती है तो उसे क्या कहते हैं, लोएस कहते हैं। और ये लोएस आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, तो चाइना में आपको ये देखने को मिलेंगी। चीन में विशाल लोएश निक्षेप पाए जाते हैं। तो यहाँ हमने लोएश देखा, यहाँ हमने बालू टिब्बा देखा, यहाँ हमने छत्रक शैल देखी, यहाँ हमने हिमनद जलोढ़ देखे, यहाँ हमने झील देखी, और हमने देखा था कि जलप्रपात कैसे बनता है, चाप झील कैसे बनती है ना, तो और इसके साथ विसर्प कैसे बनता है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख चुके हैं। और यहाँ पर हमने क्या देखा था, तो हमने देखा था भूकंप आया था। भूकंप आने के लिए मतलब कौन कौन सी तरंगे होती हैं, PSL तरंगे थी। और इसके साथ साथ हमने ये देखा कि जहाँ भूकंप आता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं, है ना। और जब ये बाहर की तरफ जाता है तो जितना बाहर की तरफ जाता है उतना नुकसान आपको कम होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, कि मैंने एक छोटा सा आपको मतलब रिव्यू कराने की कोशिश की कि हमने अभी तक क्या क्या इस चैप्टर में किया है। और अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो मैं चाहूँगी कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें और मुझे बताएं कि आपको चैप्टर कैसा लगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, गुड लक।